हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल एजुकेट्स मैथमेटिक्स में। हम लोग क्लास 9 एनसीईआरटी मैथ्स हिंदी मीडियम सॉल्व कर रहे हैं और आज के इस वीडियो में अध्याय 5 यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय, अध्याय 4 जो हम लोगों का खत्म होने के बाद आज हम लोग अध्याय 5 यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय शुरू करने वाले हैं। यानी सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन, कंप्लीट इंट्रोडक्शन आपको देंगे। यानी कि जो जो टॉपिक आप पढ़ने वाले उन सभी को यहाँ पे डिस्कस करेंगे, तब हम लोग प्रश्नावली 5.1 हल करेंगे। तो चलिए आ जाइए सीधे टॉपिक पे। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार हैं और इस वीडियो के द्वारा आपकी जो समस्या है और इस वीडियो को आप लाइक करते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस प्राप्त हो सके। चलिए हम लोगों का जो टॉपिक है यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। तो सबसे पहले देखिए ज्यामिति का परिचय आप लोग समझ लीजिए, ज्यामिति हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं। तो देखिए ज्यामिति आपका एक यूनानी भाषा का शब्द है और जो आपका दो शब्द जियो और मेट्रीन से मिलकर बना है। और जियो का अर्थ होता है पृथ्वी, यानी कि इसका अर्थ क्या होता है भाई, पृथ्वी, या कहें आप भूमि, क्या कहें भूमि। और मेट्रीन का मीन्स होता है मापना, क्या होता है मापना। इसका मतलब भूमि या पृथ्वी को नापने के लिए जिस गणित का आप प्रयोग करते हैं, वो आपका जिस विधि को प्रयोग करते हैं वही आपका ज्यामिति कहलाता है, या इंग्लिश में कहें ज्योमेट्री कहलाता है। ज्योमेट्री अगर की बात की जाए तो ये ज्यामिति प्राचीन काल से हम लोग पढ़ते चले हैं। चाहे आप सामाजिक विज्ञान में आपने पढ़ा होगा, चाहे आप मोहनजोदड़ो की या नील जो भी सभ्यताएं हैं, सिंधु सभ्यता देख लीजिए, या फिर आप हम लोग वेद में देखते हैं, आयुर्वेद, यजुर्वेद, जिनमें देखें आप, सब में आप ज्योमेट्री का प्रयोग होता रहा। अब प्राचीन काल में जो आप देखिए ना, जैसे पिरामिड आपने देखा होगा, गीजे का पिरामिड पढ़ा होगा सामाजिक विज्ञान में, वहां पे क्या उसकी देखिए शेप कैसी होती है, वो जब आप उसको नापते होंगे तभी तो बनाया होगा। इसके बाद अगर मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खुदाई जब हुई तो वहां पे देखा है हम लोगों ने कि जो कैसे बताया था, एक स्नानागार होता था, किचन होता था, उसकी लंबाई चौड़ाई, रोडों की लंबाई चौड़ाई निश्चित होती थी जो सभ्यताएं थी। यानी कि जब वो निश्चित होती थी तभी तो उसको नाप करके कि यहाँ पे इतना, तो वो जब ज्योमिति यानी ज्यामिति का वहां पे उपयोग करते थे, ज्यामिति का ज्ञान था, तभी तो वहां पे जो है उसका प्रयोग किया गया। तो प्राचीन काल से चला रहा। अब जो प्राचीन काल में ज्यामिति थी वो क्या था कि भाई कैसे आप उसको सीखते थे। तो क्या होता था कि भाई या तो लोगों ने बता दिया तो वो धीरे धीरे दूसरी पीढ़ी, पहली पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गए। भाई जो ज्ञान था पहले लिखित में तो होता नहीं था, फिर धीरे धीरे वो लिखित में आया। तो वो क्या होता था, कभी कहीं पे लिखा और पत्थरों पे लिख करके जो है ज्ञान को ट्रांसफर किया गया। तो वही हाल ज्यामिति का भी था, या तो लोगों को बता दिया जाता था या कहीं पे लिख दिया जाता था, लेकिन उसको कहीं भी सिमेट्रिक यानी कि एक सिस्टमेटिक ढंग से नहीं होता था, मतलब कहीं से व्यवस्थित ढंग से नहीं था। तो उस जो भी ज्ञान था उस ज्ञान को व्यवस्थित ढंग से उसको कलेक्ट करके और एक किताब में बनाया, यानी कि एक ज्ञान को एक जगह एकत्रित किया, वो यूक्लिड ने किया था। वो आपके एक मैथमेटिशियन थे, यानी एक गणित के अध्यापक थे, गणित के टीचर थे। इन्होंने क्या किया कि जितना भी ज्ञान था पूरे वहां पे, जितना उस समय जो भी ज्ञान था, उस 300 ईसा पूर्व की बात है, उस समय की बात है ये, 300 ईसा पूर्व के उस समय जो भी ज्ञान था, उन सभी ज्ञानों को इन्होंने क्या किया, एक जगह संग्रहित किया और उन्होंने एक किताब, उसका नाम दिया इन्होंने एलिमेंट्स। क्या नाम दिया गया, एलिमेंट्स। किताब में इस ज्ञान को संग्रहित किया। यूक्लिड ने सभी ज्ञान को एकत्रित किया और एकत्रित करके एक ग्रंथ निर्माण किया और उस ग्रंथ का नाम इन्होंने एलिमेंट्स दिया। और एलिमेंट्स में 13 अध्याय दिए, 13 भागों में बांटा, और इन 13 अध्यायों से एक आपकी एक अध्याय से एक किताब बनी, एक बुक बनी। 13 अध्यायों में से आपकी एक अध्याय से एक बुक बनाया और इस तरीके से 13 बुक बनी। और उन्होंने सभी ज्ञान को एकत्रित करके, अब आ जाइए यूक्लिड की जो परिभाषा है, मतलब उन्होंने ज्ञान को एकत्रित किया,
फिर अपनी कुछ परिभाषाएं दी, उन परिभाषाओं को और अभिग्रहित और अभिधारणाएं कुछ उन्होंने दी, उनको हम लोग अब सीखेंगे। चलिए अब देखिए, आ जाइए। ज्यामिति में अगर आपने कक्षा 8 और कक्षा 7 और 6 में थोड़ा बहुत पढ़ रखे हैं, जैसे आपका बिंदु क्या होता है, रेखा क्या होता है, किरण, ये सब, पृष्ठ क्या होता है, समतल होता है, वक्र, इन सभी चीजों से परिचित हैं। वही यहाँ पे उन्होंने यहाँ पे परिभाषित किया। तो क्या होता था उस समय, यानी कि यूक्लिड के समय में क्या होता था कि जो भी ज्ञान होता था, जो अपने आसपास के इन्वायरमेंट, आसपास की जो चीजें होती थी, जैसे आपका बिंदु है, रेखा है, किरण है, इन सभी की जो अवधारणाएं थी जिनका आपको यहाँ पे पढ़ना है, उन सभी को क्या किया उन्होंने, अपने आसपास की चीजें ली। तो वहां से जैसे आपके पास अगर उन्होंने ठोस को अगर बताया, तो ठोस क्या, कोई एक सॉलिड चीज ली, ठोस चीज ली, उन्होंने देखा कि ये क्या करती है, स्थान घेरती है, और इसमें क्या होता है कि उसकी लंबाई होती, चौड़ाई होती है, ऊंचाई होती है, ये सारी चीजें। अब इसमें एक पृष्ठ होता है, इसके बाद इसके इड्स होते हैं, किनारे होते हैं, और इन पृष्ठों को जोड़ने के लिए आपको इड्स की जरूरत होती है। दो इड्स आपकी एक बिंदु पर मिलती हैं। इन सभी चीजों को इन्होंने क्या किया, व्यवस्थित ढंग से डिफाइन किया। अब आ जाइए, सबसे पहले आपका बिंदु जो उन्होंने परिभाषित किया यूक्लिड ने, उन सभी, यानी कि ये आपके कोई क्रमबद्ध तरीके से नहीं है, लेकिन आपको एक एक करके पॉइंटों को यहाँ पे डिस्कस करना है, पढ़ना है। तो सबसे पहले जो आपका है बिंदु, बिंदु क्या होता है, देखिए अगर हम लोग यहाँ पे पढ़ चुके हैं इसको पहले, केवल रिकॉल कर रहे हैं। देखिए क्या है, जैसे आपके पास कोई ब्लैक बोर्ड, पेन, व्हाइट बोर्ड या चाक, या फिर आप कहें प्लेन पेपर पे पेन की सहायता से अगर आप कोई एक ऐसे डॉट लगा देते हैं, वही आपका क्या होता है, बिंदु होता है। तो बिंदु की ना तो लंबाई होती है और ना चौड़ाई होती है, ऐसा इन्होंने बताया। अब अगर आपके देखिए यहाँ पे अब थोड़ा सा और हम लोग समझ लेते हैं, बिंदु है तो इस बिंदु का अगर नाम देना है आपको, तो क्या लेंगे, ए, ये बिंदु बी, यानी कि जो भी बिंदु होगा उसका नाम अगर आपको देना होगा तो अंग्रेजी के बड़े अक्षर कैपिटल लेटर से आपको नेम देना होगा। जैसे आपका ये पी नेम दे दीजिए, यानी कि आपका ये बिंदु क्या है, ना तो इसकी छोटा सा एक डॉट होता है, ना तो इसकी लंबाई होती है, और ना ही चौड़ाई होती है, और ना ही इसका कोई भाग होता है, यानी कि इसको एक भाग होता है, इसका और कोई भाग नहीं होता। जब लंबाई चौड़ाई है ही नहीं तो उसको आप विभाजित कैसे कर पाओगे। तो ये आपका बिंदु है। अब आ जाइए अगले बिंदु पे। देखिए रेखा, रेखा को उन्होंने कैसे डिफाइन किया। अगला हमारा रेखा है, तो रेखा क्या है, उन्होंने बताया कि जो रेखा होती है वो आपकी चौड़ाई रहित होती है, यानी कि आपकी ये लाइन है, यानी कि रेखा है। तो इसको आप यहाँ पे इसको, और इसके जो अंत में आपके यहाँ पे एक ये बिंदु, एक ये बिंदु, ए नेम दे दीजिए, बी नेम दे दीजिए, या आप ऐसे यहाँ पे ड्रा कर दीजिए। तो रेखा होती है चौड़ाई रहित होती है, उसकी चौड़ाई नहीं होती है, रेखा की लंबाई होती है। इसके बाद आ जाइए अगला, पृष्ठ क्या होता है, सरफेस क्या होता है, यानी कि आपके पास ये जैसे एक आयत या वर्ग दिया गया है, आपका एक ब्लैक बोर्ड है, या आपका जो पेपर है जिस पे आप लिखते हो, वो सरफेस होता है। यानी कि सरफेस आपका देखिए कैसा हो सकता है, प्लेन भी हो सकता है और वक्र भी हो सकता है। जैसे आपके पास ये सर्कल है, इसका जो सरफेस है वो कैसा है, वक्र है। या आप कहें जो बॉल होती है आपके पास, बॉल का जो सरफेस होता है वो कैसा होता है, वक्र होता है। बुक का सरफेस है, यानी कि बुक का जो पृष्ठ है, या आपका जो है टेबल है, टेबल का जो पृष्ठ है वो कैसा होता है, आपका प्लेन होता है। पृष्ठ में आपकी लंबाई और चौड़ाई होती है। भाई देखिए क्या है, ये आपका क्या है, आयत है, वर्ग है, इसके बाद इनकी लंबाई होगी, ये आपकी क्या है, लंबाई, और ये आपकी चौड़ाई है। अब अगर यहाँ पे देखिए आपका ये एक A4 साइज का पेपर ले लें, तो वहाँ पे भी आपका ये क्या है, लंबाई है, और ये आपकी चौड़ाई है। यहाँ पे इसको चौड़ाई दे दीजिए भाई, जिस पे आप लिखते हैं उसमें लंबाई और चौड़ाई। अब इसके बाद आ जाइए अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट वहां पे किनारा, इड्स बताया। तो देखिए सबसे पहले आप यहाँ पे एक पृष्ठ ड्रा कर लीजिए। भाई एक पृष्ठ हमने खींच दिया, इसका नेम दे दिया ABCD। तो ये आपके जो ये आपके ABCD और DA, ये हमारी क्या है, इड्स हैं या किनारे हैं, यानी कि पृष्ठों को जोड़ती हैं। भाई देखिए क्यूबाइड आपका, या आप कहें कि घन या घनाभ, जो आपके पृष्ठ उनको जोड़ते हैं वो आपकी इड्स होती हैं।
जो इड्ज है हमारी वो क्या है, पृष्ठ का, जो भी आपका पृष्ठ होता है उसका किनारा कहलाता है, वो आपकी इड्ज है। और इसके बाद आप जो पृष्ठ को जोड़ने के लिए इड्ज, दो पृष्ठों को जोड़ती हैं, वो आपकी इड्ज ही होती है। जैसे आपका मान लो एक स्क्वायर है, ये आपका रेक्टेंगल है, यहाँ पे ये आपका आयत है, यहाँ पे आप एक और जोड़ दीजिए भाई, तो क्या होगा, ये जो रेखा है इन दोनों पृष्ठों को जोड़ रही है भाई। आपके दो बुक आप जोड़ें, अगर एक बुक और उसके बगल में रख दे तो उनके बीच में जो गैप होता है वही तो उसको जोड़ता है, वही आपकी इड्ज है या किनारा है, वही तो उसको जोड़ रही है। अब अगला पॉइंट आपका क्या है, समतल पृष्ठ। भाई पृष्ठ अभी हम लोगों ने पढ़ा, एक समतल पृष्ठ होता है, एक वक्र। जैसे आपके पास बॉल है या सर्कल है, यहाँ पे देखिए आपका ये बॉल है ना, जो आपके सॉलिड होते हैं उनमें जो वक्राकार होते हैं भाई, जैसे गेंद, फुटबॉल की गेंद है, या एप्पल ले लीजिए, या आप जो है मतलब कोई आसपास अपने बहुत सारी चीजों को देखेंगे जिनका सरफेस कैसा होता है, वक्राकार होता है, यानी टेढ़ा मेढ़ा होता है। और कुछ बहुत सारी ऐसी चीजें आप देखेंगे जिनका पृष्ठ समतल होगा। भाई आप जिस टेबल पे बैठते पढ़ते हो बैठ करके, उसका पृष्ठ कैसा होता है, समतल। इसके बाद हम लोग जो चीज खाते पीते हैं, जैसे आपका पोटैटो है, ओनियन है, यानी कि जो गोलाकार है, उनका जो सरफेस होता है वो कैसा होता है, वो आपका पृष्ठ वक्राकार होता है, वक्र होता है। उसमें आप जिनके बॉल जिससे खेलते हैं, चाहे फुटबॉल हो, चाहे क्रिकेट बॉल हो, चाहे वॉलीबॉल हो, सबका पृष्ठ कैसा होता है, वक्र होता है। और जैसे आपका मेज का पृष्ठ है, किताब का पृष्ठ है, ब्लैक बोर्ड का पृष्ठ है, ये सब कैसे होते हैं, समतल होते हैं। अब इसके बाद आ जाए हम लोग अगला है हम लोगों का यूक्लिड के कुछ अपगृहीत। उससे पहले हम लोग जो समतल पृष्ठ है, अब सबसे पहले आपने जो देखिए पढ़ा बिंदु। बिंदु को क्या बताया कि बिंदु एक क्या है, छोटा सा भाग होता है, यानी कि बिंदु का कोई भी भाग नहीं होता है। और अगर भाग की बात अगर आप देखें वहां पे, तो क्या पाएंगे, जब भाग नहीं है तो यानी कि उसका कोई एक क्षेत्रफल होगा। क्षेत्रफल यानी कि पृष्ठ है, तो वहां पे बहुत सारी परिभाषाएं आपकी आ जाती हैं। उन परिभाषाओं को सही से व्यवस्थित करने के लिए यूक्लिड ने विभिन्न विभिन्न अपगृहीतों का यहाँ पे प्रयोग किया। अब आ जाइए सबसे पहले यूक्लिड के कुछ अपगृहीत हैं, उनको यहाँ पे डिस्कस करते हैं। यूक्लिड के कुछ अपगृहीतों को यहाँ पे हम लोग अध्ययन करेंगे, और उसमें भाई जो उन्होंने बताया कोई जरूरी नहीं उसी क्रम में पढ़ें। तो सबसे पहली जो अपगृहीत उन्होंने बताई, वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हों, एक दूसरे के बराबर होती हैं, इस पॉइंट को उन्होंने बताया। यानी क्या है कि जैसे कोई भी वस्तुएं अगर किसी एक वस्तु के बराबर हैं, एक दूसरे के बराबर होंगी। हम लोग पढ़ भी चुके हैं, जैसे आपसे अगर सिंपल सा, जैसे आपका ए बराबर है बी के और ए बराबर है सी के, तो यहाँ पे क्या होगा, ए बराबर होगा बी और बराबर होगा सी के। या आप ऐसे ए बराबर है बी के और बी बराबर है सी के, तो यहाँ से ए बी सी तीनों बराबर होंगे, ए बराबर होगा सी के। इसका मतलब है कि जब भी आपके पास यानी कि वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हो, भाई एक ही वस्तु के, जैसे आपका यहाँ पे बी ए के बराबर है और सी ए के बराबर, यानी कि बी और सी दो वस्तुएं हैं जो ए के ही बराबर हैं, तो इसका मतलब ए बी सी तीनों बराबर हो जाएंगी। ये आपका पहला अपगृहीत है। अब आ जाइए अगला क्या कह रहा है भाई, दूसरे नंबर की अपगृहीत आपकी क्या कह रहा है, यदि बराबरों को बराबर में जोड़ा जाए तो पूर्ण भी बराबर होगा। इसका मतलब देखिए समझिए, जैसे दो बराबर चीजें हैं आपके पास, उसमें समान चीज यानी बराबर चीज जोड़ दीजिए तो जो योगफल आएगा वो भी तो बराबर होगा। इस कॉन्सेप्ट को तो हम लोग पढ़ चुके हैं। जैसे आपके पास मान लो 5 है, 5 बराबर होगा भाई 5 के। अब इस 5 में अगर आप कोई भी संख्या यानी समान संख्या जोड़ दीजिए, संख्या यहाँ पे मान लो हमने 10 जोड़ दिया तो यहाँ पे भी 10 जोड़ना पड़ेगा। अब अगर इनको योगफल करिए तो क्या आ जाएगा 15, और यहाँ पे भी 15, ये भी तो बराबर होगा। देखिए संख्याओं से अगर आप समझेंगे तो बहुत आसानी से समझ जाएंगे। अगर आप भिन्न या कोई चीज लें, जैसे आपके पास एक ये छोटा सा केक है और ये बराबर है इस सर्कल के, मान लो सिंपल सी बात, ये आपका एक सर्कल है, दो सर्कल हैं और इनको अगर आप क्षेत्रफल बराबर ले लीजिए, और इसमें हमने क्या किया, एक त्रिभुज जोड़ दिया और इसमें एक आपका वर्ग जोड़ दिया, जहां पे इस वर्ग का क्षेत्रफल और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर है,
तो क्या होगा, इन दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा। यही यहाँ पे बताया गया, अगर आप बराबरों में बराबर जोड़ दीजिए तो बराबर ही होता है, यानी सब कुछ बराबर ही रहेगा। ये आपकी दूसरे नंबर की अपक्रिया थी। अब आ जाइए तीसरा। तीसरा क्या कह रहा है, यदि बराबरों को बराबर में से घटाया जाए तो शेषफल भी बराबर होता है। भाई देखिए क्या है, जब आपने कक्षा 8 में पढ़ा था एक चर वाले रैखिक समीकरण, उनको हल करते थे, कैसे हल करते थे भाई, बराबर का चिन्ह होता था, लेफ्ट साइड होता था राइट साइड में। तो हम लोगों ने पढ़ा था भाई कि जब आपकी दो चीजें बराबर हैं, यानी कि जो आपका समीकरण होता था उस समीकरण के दोनों पक्षों में समान संख्या जोड़ सकते हैं और समान संख्या घटा सकते हैं, कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो वही तो बात यहाँ पे लिखी हुई है कि यदि आपके पास दो बराबर हैं, उसमें से बराबर घटा दिया जाए तो जो शेषफल आएगा, जो घटाने के बाद बचता है, वो भी तो बराबर होगा। तो यानी कि यहाँ पे देखिए, अगर आपके पास मान लो 10 है और ये बराबर है 10 के, अगर आप यहाँ से 2 घटा दीजिए, यहाँ से 2 घटा दीजिए, तो घटाने के बाद जो शेषफल बचेगा 8 और यहाँ पे भी 8 बचेगा, तो बराबर ही तो रहेगा। संख्याओं को हम लोग इसलिए बताते हैं उदाहरण, जिससे कि आप आसानी से समझ सकें। तो अब अगर यहाँ पे जैसे आपके पास x और y दो हमने कहा बराबर हैं, तो यहाँ से अगर आप 2 घटा दीजिए, यहाँ से 2 घटा दीजिए, तो जो शेषफल आया x माइनस 2 बराबर होगा y माइनस 2 के। इनका प्रयोग अब जब कब हम लोग करते हैं, जब रैखिक समीकरण हल करते हैं, चाहे एक चर वाला चाहे दो चर वाले, कोई भी समीकरण जब हल करते हैं तो इन अपगृहितों का प्रयोग किया जाता है। यूक्लिड के हम लोग पढ़ चुके हैं, केवल यहाँ पे कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं कि क्या उन्होंने बताया है। अब आ जाइए अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट क्या है, वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती हो एक दूसरे के बराबर होती हैं। बिल्कुल सही बात। संपाती का मतलब क्या होता है कि जैसे आपके पास एक 2 रुपए का सिक्का है, 2 रुपीज का कॉइन है, और दूसरा भी 2 रुपीज कॉइन ले आइए, वो एक दूसरे को बिल्कुल कवर कर लेगा, संपाती हो जाएगा, तो वो दोनों बराबर होते हैं। अब जैसे आपके पास ये देखिए यहाँ पे क्या है, 2 सिक्के, 10 रुपए के 2 सिक्के यहाँ पे हैं। अब यहां से देखिए क्या है कि अगर ये देखिए क्या है, आपने एक दूसरे को, ये क्या है, बराबर है, संपाती है। यहां से एक चीज और आपको पता चलती है कि जब अगर कोई भी दो चीजें अगर वो संपाती हैं यानी आइडेंटिकल हैं, तो एक दूसरे के बराबर होंगी। यानी कि अगर दो चीजें बराबर है तो वो एक ही चीज है। यहाँ पे देखिए आपका 2 सिक्का है, एक दूसरे को जस्ट कवर कर लेता है। आप अगर एक के ऊपर एक रख दें तो आपका पीछे का सिक्का नहीं दिखता है, यानी ये आपके संपाती है, तो ये क्या होगा, बराबर होगा। इनका क्षेत्रफल की बात करेंगे वो भी बराबर ही होगा। यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि कोई भी चीज अपने बराबर है तो वो स्वयं के बराबर होती है। यानी कोई भी चीज है, भाई देखिए क्या है, ये आपका 10 रुपए का सिक्का, ये भी, ये दोनों एक ही तो है, तो यानी कि स्वयं के बराबर होती है कोई भी चीज। जैसे आपके संख्याओं में बात की जाए तो यहाँ पे देखिए क्या है, आपका 2 बराबर होगा भाई 2 के। या क्षेत्रफल अगर आप यहाँ पे करें, कोई भी चीज हो, क्षेत्रफल यहाँ पे देखिए ये त्रिभुज है, इसका क्षेत्रफल जो भी हो तो इसका भी अगर वो संपाती है तो इसका और इसका क्षेत्रफल बराबर होगा, चाहे वर्ग ले लो। यानी कि कोई भी चीज स्वयं के बराबर होती है। अब आ जाइए अगली अपगृहित पर। अगली अपगृहित आपकी क्या कहती है, पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। ये बिल्कुल यूनिवर्सल ट्रुथ है, सार्वभौमिक सत्य है भाई। आपके पास मान लो सिंपल सी बात, एक ये आपका केक है, आपके पास एक केक है, आपने क्या किया, इसमें से थोड़ा सा हिस्सा काट करके एक ए व्यक्ति है उसको दे दिया आपने। तो क्या ए व्यक्ति के पास आपसे ज्यादा होगा? जो आपके पास पूरा था आपने उसमें से हिस्सा दे दिया, थोड़ा सा दे दिया, तो क्या होगा, उसके पास ज्यादा नहीं होगा। आपके पास जो पूरा है वो हमेशा ज्यादा रहेगा भाई। तो यही यहाँ पे, यहाँ से आपका ये क्या है कि जब भी यूनिवर्सल सार्वभौमिक सत्य है, कोई भी आप पूरे वर्ल्ड में जाइए, कहीं से भी कोई भी चीज हो, पूरी हो, उसमें से थोड़ा सा हिस्सा अगर आपको मिलता है तो वो हिस्सा पूरे से हमेशा छोटा होता है, या पूर्ण आपका अपने भाग से बड़ा होता है। अगला आपका पॉइंट क्या है, एक ही वस्तुओं के दुगने परस्पर बराबर होते हैं। यानी कि ये हम लोगों ने रैखिक समीकरण में क्या पढ़ाया था, गुणा और भाग भी कर सकते हैं। वहीं से देखिए आपका ये हम लोग इसका वहां पे प्रयोग कर चुके हैं, जो आप सीख चुके हैं वहीं से अगर आप उसको कोरिलेट करें तो आप आसानी से सीख जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या, 2 गुने का मतलब किसी भी संख्या में
2 से गुणा करना, या किसी भी चीज में, जैसे आपके पास x है, इसका आप 2 गुना कर दीजिए तो आपका क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। अब अगर आपके पास क्या कह रहा है कि दो किसी एक ही वस्तु, यानी कि अगर आपके पास x है और इधर भी आपका x है, अब इसका 2 गुना कर दीजिए और इसका भी 2 गुना कर दीजिए तो ये आपका 2x हो जाएगा, ये भी 2x, तो ये दोनों क्या है, बराबर है ना। तो भाई किसी भी वस्तु का कोई भी चीज हो, मान लो आपके पास एक ये छोटा सा केक है, अब इसका 2 गुना, यानी कि बिल्कुल आप ऐसा एक और लाएं और फिर ये क्या होगा, इसका 2 गुना, फिर आप एक व्यक्ति और इसका 2 गुना यानी 2 केक लाता है, तो दोनों के पास बराबर ही तो रहेगा। ये आपका अगला कॉन्सेप्ट था, यानी कि एक ही वस्तु है उसका अगर आप 2 गुना करते हैं तो वो भी बराबर होगा। अब अगला पॉइंट आपका क्या कह रहा है, बिल्कुल वैसा ही है, अगर एक ही वस्तुओं के आधे कर दीजिए तो वो परस्पर बराबर होते हैं। यानी कि आपके पास जैसे क्या है, एक ये आपका ट्रायंगल है मान लो, और एक ये आपका ट्रायंगल है, ये दोनों बराबर हैं, एक ही चीज है। अब अगर इनका आधा कर दीजिए, हाफ कर दीजिए, 2 भागों में बांट दीजिए, तो ये आपका 1/2 होगा, ये भी 1/2, तो ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी कोई भी वस्तु है उसका आधा करोगे तो वो बराबर होता है। तो यही यहाँ पे क्या कह रहा है, किसी भी वस्तुओं के आधे परस्पर बराबर होते हैं। अब आ जाइए यूक्लिड की अभिधारणाएं। पहली अभिधारणा आपकी क्या कहती है कि एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। उन्होंने बार बार इसका प्रयोग किया और बताया कि भाई देखिए क्या है, ये हमें क्या अभिधारणा देती है कि कहता है कि आपके पास कोई एक बिंदु ए, मान लो इसका नेम दे दिया, और एक अन्य बिंदु और है आपके पास यहाँ पर है, इसका नेम दे दीजिए बी। तो इस बिंदु से और इस बिंदु से होकर जो दूसरा बिंदु है उसके बीच आप एक रेखा खींच सकते हैं, यानी एक रेखा खींची जा सकती है, बिल्कुल खींची जा सकती है। ये हम लोगों ने खींच दिया, यही कह रहा है एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा खींच सकते हैं। किस गया भाई, देखिए आपका एक ये बिंदु है, एक ये बिंदु है, इन दोनों को मिला दीजिए तो आपकी एक सीधी रेखा बन जाती है। नेम दे दो आप, पी क्यू दे दिया। तो ये आपकी पहली अवधारणा थी, और इस अवधारणा से हमें इस बात का पता चलता है कि अगर आपके पास 2 बिंदु दिए गए हैं तो 2 बिंदुओं से होकर केवल एक ही रेखा यानी एक अद्वितीय रेखा खींची जा सकती है, इसके अलावा और कोई रेखा आप नहीं खींच सकते हैं। जैसे आपके पास एक ये बिंदु है और एक आपका ये बिंदु है, इन दोनों बिंदुओं को अगर आप मिलाएंगे, यानी इन दोनों बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा केवल एक ही है, और वो आपकी ये है भाई। देखिए अब जैसे क्या है, देखिए अब अगर मान लें हम लोग कहें कि नहीं, हम बहुत सारी भाई एक बिंदु से होकर जाने वाली रेखाएं आप कितनी खींच सकते हो भाई, आप एक ऐसे खींच दीजिए, एक ऐसे खींच दीजिए, एक ऐसे खींच दीजिए, यहाँ से भी आप ऐसे खींच दीजिए और ऐसे खींच दीजिए। ये बिंदु आपका मान लो ए है और ये बिंदु बी है। ए बिंदु से होकर जाने वाली बहुत सारी रेखाएं खींची हैं और बिंदु बी से होकर जाने वाली बहुत सारी रेखाएं हम लोगों ने खींची, लेकिन उनमें से केवल आपकी ये रेखा एक ऐसी है जो दोनों बिंदुओं से होकर जा रही है। इसका मतलब आपके पास अगर कोई 2 बिंदु हैं तो उन 2 बिंदुओं से होकर गुजरने वाली केवल एक अद्वितीय रेखा खींच सकते हो। ये आपका उससे एक निष्कर्ष या एक पॉइंट बनता है। दूसरी अवधारणा आपकी क्या कहती, एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। शांत रेखा क्या है भाई, सबसे पहले शांत रेखा जिसको आजकल हम लोग अभी क्या पढ़ते हैं, लाइन सेगमेंट, या कहते हैं शांत रेखा को आप रेखाखंड कहते हैं। क्या कहते हैं, रेखाखंड, और इंग्लिश में अगर कहें तो इसको लाइन सेगमेंट कहा जाता है। तो इसी को यूक्लिड ने शांत रेखा कहा था। अब यहाँ पे उन्होंने बताया कि आपके पास अगर कोई एक शांत रेखा है, मान लो ये एक रेखाखंड जिसको आप कहेंगे ए बी है, इसको आप दोनों तरफ आप बढ़ा सकते हैं, बिल्कुल आप इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं, यहाँ से आप ऐसे बढ़ा सकते हैं कि नहीं बढ़ा सकते हैं। तो जो आपकी एक रेखाखंड दी गई है उस रेखाखंड को दोनों ओर आप खींच सकते हैं, दोनों ओर बढ़ा सकते हैं, और वहां से आपका एक रेखा बन जाती है जिसको आप लाइन कहते हैं। यानी कि आप रेखाखंड से लाइन बना सकते हैं, यानी किसी दी हुई रेखाखंड से लाइन बनाई जा सकती है। अब आ जाइए अगली अवधारणा पे, क्या कह रहा है कि किसी को केंद्र मानकर और किसी त्रिज्या से एक वृत्त खींचा जा सकता है।
बिल्कुल सिंपल सी बात है। आप मान लो यहाँ पे एक कोई बिंदु ले लीजिए और उसको केंद्र मान करके किसी भी त्रिज्या का आप एक वृत्त खींच सकते हैं। भाई एक छोटा सा वृत्त, यहाँ पे ये बिंदु आपका केंद्र हो गया और यहाँ पे इस बिंदु को और परिधि को अगर आप मिलाएंगे तो आपकी त्रिज्या कहलाएगी। यानी कि वृत्त आप किसी भी त्रिज्या का लेकर के खींच सकते हैं। भाई आपके पास जो पेज है उस पेज पर कहीं पे भी आप बिंदु ले लीजिए और वहां पे एक सर्कल खींच दीजिए। खींच सकते हो कि नहीं खींच सकते हो? बिल्कुल, और किसी भी त्रिज्या का खींचा जा सकता है। चौथी अवधारणा आपकी क्या कहती है? सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। भैया अभी हम लोगों ने पढ़ा है क्या कि जब भी आपका जो समान चीजें होती हैं वो बराबर होती हैं तो समकोण का मतलब क्या होता है? समकोण का मतलब 90 अंश। तो भैया 90 अंश सभी 90 अंश के बराबर होगा। एक ये आपने समकोण खींचा, ये आपका क्या है 90 अंश का, और आपने एक दूसरा कोण यहाँ पर खींच दिया वो भी आपका 90 अंश का है। तो ये दोनों क्या है? बराबर होंगे, यानी कि सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। अब आ जाइए अगला जो पांचवा, ये आपकी अवधारणा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी से हम आगे चैप्टर पढ़ने वाले हैं, इन्हीं का प्रयोग होने वाला है। तो ये आपका देखिए क्या कहता है, यदि एक सीधी रेखा दो रेखाओं पर गिरकर अपने एक ही ओर दो अंतःकोण इस प्रकार बनाए कि इन दोनों कोणों का योग मिलकर दो समकोण से कम हो तो वे दोनों सीधी रेखाएं अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर उसी ओर मिलती हैं जिस ओर यह योग दो समकोणों से कम होता है। यहीं से आपकी समांतर रेखाओं की अवधारणा भी आ जाती है। तो देखिए आपके पास क्या कह रहा है कि अगर आपके पास कोई दो रेखाएं हैं और इन दो रेखाओं पर एक सीधी रेखा गिरे, यहाँ पे एक सीधी रेखा आपकी ये गिर गई। अब इस सीधी रेखा के गिरने पर आपके जो अंतःकोण बन रहे हैं, एक ये और एक ये, दूसरे ये और इस साइड एक। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, यदि एक सीधी रेखा गिरती है तो वहां पर एक ही ओर के यानी कि या तो आप इस साइड के लें या आप इस साइड के, एक ही ओर के जो दो अंतःकोण होते हैं उनका योग दो समकोणों से कम है। दो समकोण का मतलब, एक समकोण का मतलब 90 अंश और दो समकोण है तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, इन दो समकोणों का मतलब भाई 180 अंश हो जाता है। तो अगर आप इन दोनों अंतःकोणों का योग 180 अंश से कम है, यानी कि अगर आपका इस तरफ आपका 180 अंश से कम है, तो अगर आप इन दोनों रेखाओं को अनिश्चित रूप से बढ़ाएंगे तो वो दोनों रेखाएं उसी ओर मिलती हैं जिस तरफ उनका योग 180 अंश से कम है या दो समकोण से कम है। यहाँ पे देखिए आपका अगर इस साइड, अगर ये इसका नेम दे दीजिए कोण 1 और इसका नेम दे दीजिए कोण 2। अगर आपका कोण 1 और कोण 2, यहाँ पे कोण 1 और कोण 2 का योग 180 अंश से कम है तो आपका इसी ओर रेखाएं मिलेंगी जिस ओर आप कोण का योग 180 अंश से कम है उसी ओर बढ़ाएंगे तो उसी ओर मिल जाती। ये आपकी पांचवी अवधारणा कहती है। ज्यामिति का जो परिचय देने वाले थे वो आज का यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। इन्हीं बिंदुओं को लेकर के आगे आपकी जो चैप्टर नंबर 6 है वहां पे पढ़ेंगे। सब इन्हीं पॉइंटों को आप जब भी गणित पढ़ेंगे तो यहाँ पे इन सभी बिंदुओं का आपका प्रयोग होता है कहीं ना कहीं पे। तो इनको आप माइंड में रखेंगे, याद रखेंगे, थोड़ा सा रिकॉल कर लेंगे, जब भी आपको कहीं पे जरूरत पड़े तो ध्यान रखेंगे और परिचय आपका कंप्लीट हो जाता है। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में प्रश्नावली 5.1 के साथ।